हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फिर से। और इस बार पेपर का नाम है MPSC 007, जो कि है सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो सबसे जो पहला सवाल है जो हम पढ़ेंगे वो है सोशल मूवमेंट्स, इसका सिग्निफिकेंस और कंपोनेंट्स। दूसरा सवाल है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोशल मूवमेंट्स। इसमें कई सारे अप्रोचेस दिए गए हैं इस यूनिट में कि उनके हिसाब से सोशल मूवमेंट्स क्या है, उनके रीजंस क्या होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। इसमें पहले हम करेंगे मार्क्सिस्ट। जैसे मार्क्सिस्ट का मानना है कि सोशल मूवमेंट्स में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं और वही लोग इसमें हिस्सा लेते हैं जो चाहते हैं एक रिवोल्यूशन लाना, जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होता है उस सोसाइटी में उसको वो चेंज करना चाहते हैं और बिल्कुल ही रिप्लेस करना चाहते हैं एक नए सिस्टम से। और गांधीयन व्यू अगर हम देखेंगे तो उनके हिसाब से हमने ऑलरेडी इनके पेपर में पढ़ा है MGP4 में कि क्या तरीके रहने चाहिए, क्या मीन्स रहने चाहिए। ही हैज़ बीन एज वी नो प्रोपोनेंट ऑफ सत्याग्रह और अहिंसा। ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं टू मेक अ सोसाइटी मोर जस्ट। तो रिलेटिव डिप्रिवेशन का मतलब है कि जब हमारी कुछ एक तरीके की उम्मीदें होती हैं लेकिन हमें उससे कम मिलता है हमारी स्टेट के द्वारा या एनवायरनमेंट के तरफ से। तो जब इसमें ये गैप आ जाता है कि हमारी उम्मीदें कुछ है और हमें मिलता कुछ और है, इससे एक डिसकंटेंट फीलिंग आ जाती है, हमें खुशी नहीं होती है। ये जो एक कमी का एहसास रहता है ये बढ़ता है और जितना ये बढ़ता है ये वजह बनता है हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम वायलेंस करते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके हिसाब से हमें नहीं मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हमें वैसा ही मिले। तो ये जो डिप्रिवेशन है ये वजह बनती है कई बार कि हम सोशल मूवमेंट्स का हिस्सा बनते हैं। अगला सवाल है ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। अब ओल्ड सोशल मूवमेंट्स उनको बोलते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट व्यू है अबाउट ओल्ड मूवमेंट्स वो ये है कि वो मानते हैं कि जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मतलब एक स्टेट में जब जातियाँ बढ़ जाती हैं एक हाई क्लास की या कैपिटलिस्ट क्लास की दूसरे क्लास के बारे में, तो वो दूसरा जो लोअर क्लास होता है वो प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट दिस कैपिटलिस्ट क्लास। तो बेसिकली जो ये क्लास स्ट्रगल है, जो स्टेट को चेंज करना चाहते हैं एंड वांट टू रिप्लेस इट विद अ न्यू फॉर्म ऑफ स्टेट जो क्लासलेस हो, तो उनको हम बोलते थे ओल्ड सोशल मूवमेंट्स। लेकिन फिर 1960s के बाद हमने ऐसी भी सोशल मूवमेंट्स देखी जिनके इश्यूज डिफरेंट थे। जैसे आइडेंटिटी पे जो है मूवमेंट्स स्टार्ट हुई। जैसे हम इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे कई सारी मूवमेंट्स चली जो चाहते थे हमें अलग नेशन दिया जाए, अलग स्टेट दिया जाए, बिकॉज हम डिफरेंट है, हम हमारी डिफरेंट आइडेंटिटी है। या वुमेंस मूवमेंट्स या एनवायरनमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स, तो उनको हम बोलते हैं अब न्यू सोशल मूवमेंट्स। क्वेश्चन 4 है ग्लोबलाइजेशन और सोशल मूवमेंट्स। तो जैसे एडवेंट हुआ ग्लोबलाइजेशन का, जैसे ग्लोबलाइजेशन आई तो हमारी सोशल मूवमेंट्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो इनकी वजह से हमारे जो तरीके थे मूवमेंट्स चलाने के या प्रोटेस्ट करने के उसमें भी एडवांसमेंट आ गया। तो हमारी सोशल मूवमेंट्स बेहतर होने लगी और हम जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगे, मतलब हमारा रीच जो है वो बढ़ गया, या मोबिलाइजेशन करना वो भी आसान हो गया पहले से। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अगला सवाल है दलित मोबिलाइजेशन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हिस्टोरिक है हमारे इंडियन हिस्ट्री में कि दलित मोबिलाइजेशन कैसे किया गया। इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है कि कैसे दलित की जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनकी बैकवर्डनेस है उसको उभारा गया। इसमें एक और है बैकवर्ड क्लास कंडीशंस और जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला इस कम्युनिटी पर। तो इसमें हम पढ़ेंगे यूजुअली कि स्टेट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जिससे बैकवर्ड क्लास की कंडीशन बेहतर हो गई। अगला सवाल है एथनिक मूवमेंट्स। तो एथनिक मूवमेंट्स में हम एक आइडिया लेंगे कि मतलब क्या होता है एथनिक मूवमेंट का। ये एक ऐसी मूवमेंट होती है जहाँ पे कुछ लोग जो है एक तरीके की आइडेंटिटी रखते हैं। वो मानते हैं कि हम एक डिफरेंट तरीके की एथनिसिटी है दूसरों से अलग, इसलिए हमें जो है एक अलग स्टेट चाहिए जहाँ पे सिर्फ हमारे तरीके के लोग रहें। इसमें हमें कुछ केस स्टडीज़ करनी है नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, जैसे वहाँ पे काफ़ी एथनिक मूवमेंट्स चली, जैसे असम में बोडोज़ वगैरह थे या मेघालय में या असम में। तो इन सब ने ही मूवमेंट चलाई और अपने लिए अलग स्टेट फॉर्मेशन की डिमांड की। जैसे मेघालय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था पहले, लेकिन वहाँ कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ थी जो खुद को आइडेंटिफाई करते थे डिफरेंटली देन द कम्युनिटीज़ इन असम। सो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट्स चलाई और एक अलग स्टेट बनाई अपने लिए, मेघालय। एक और सवाल है फिशर फोक्स मूवमेंट जो केरला में चली थी और वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, जिसमें जो वर्किंग क्लास ऑफ इंडिया था उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलाई जब भी उनको किसी भी तरीके की ग्रीवेंस का सामना था, जब भी उनको किसी भी तरीके का ग्रीवेंस होता था या अपने इंटरेस्ट फुलफिल कराने थे तो ये मूवमेंट्स चली। अगला सवाल है, ये हमने काफ़ी बार किया हुआ है, चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। सब इसको अब तक ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे। इसमें एक और है बट वो अभी ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है वो आ जाए,
उसका नाम है अर्बन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। इसमें बेसिकली जो अभी की मूवमेंट्स चलती हैं कि अर्बन सिटीज़ जो हैं इंडिया में, वहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके फेवर में मूवमेंट्स चलती हैं कि कैसे उसको सही किया जाए। जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो उसके अंडर आती हैं। ऑल ओवर इंडिया ऐसी मूवमेंट्स चलाई जाती हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। एक और सवाल है डेमोक्रेसी से रिलेटेड। अब चूँकि डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन द प्रेजेंट टाइम्स, इसलिए कई बार देखा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंडर काफ़ी सारी सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, जिससे आप माने जो ये सोशल मूवमेंट्स चलती हैं, इनकी वजह से डेमोक्रेसी जो है और बेहतर होती है। और डेमोक्रेसी ही हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम मूवमेंट्स चलाएं, और ये स्पेस देता है लोगों को। तो इससे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस भी आए। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो बैकवर्ड क्लास हैं उन्होंने मूवमेंट्स चलाई और फिर आ गया रिजर्वेशन सिस्टम, तो उससे उनका फ़ायदा हुआ। तो ये पॉसिबल हुआ तभी जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे हमारे नेशन में। इसी तरीके से लेकिन कई बार मूवमेंट्स चली अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो कुछ स्टेट की पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसके खिलाफ ही मूवमेंट्स चलती हैं। तो ऐसी भी सोशल मूवमेंट्स होती हैं जो पॉलिटिकल इन नेचर होती हैं। फिर हम करेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स जैसे रिजर्वेशन पर, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स क्या होता है, क्या था ये, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और बहुजन समाज पार्टी, या एग्रेरियन मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स जो इंडियन फार्मर्स ने चलाई। उसमें पीजेंट्स आते हैं, लैंडलॉर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है रीजनलिज्म, वो मूवमेंट्स जो रीजनल बेस्ड होती हैं। इसमें कई तरीके की, 3 तरीके की होती हैं। एक होता है कि एक सेट ऑफ रीजन, मतलब उसमें कई सारी स्टेट्स होती हैं और वो प्रोटेस्ट करे अगेंस्ट अनदर सेट ऑफ, जैसे हम नॉर्थ और साउथ करते हैं इंडिया में, नॉर्थ वर्सेस साउथ। नॉर्थ को कुछ शिकायतें हैं साउथ से, साउथ को कुछ ग्रीवेंसेस हैं नॉर्थ से। कुछ होती हैं जैसे 2 स्टेट्स के बीच, उनको इंटर स्टेट बोलते हैं। मान लीजिए वाटर डिस्प्यूट है, तो ये हो गया इंटर स्टेट। तीसरा होता है इंट्रा स्टेट, जहाँ पर एक ही स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट है विद इन द स्टेट। तो मान लीजिए यही आसाम वाला, वहाँ पे कुछ एथनिक कम्युनिटीज़ चाहती थी हमें डिफरेंट स्टेट मिले, जो कि एक ही स्टेट में वो रह रहे थे तब तक, तो फिर उन्होंने एक अलग स्टेट ले ली, मेघालय, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट। और हम ट्रेड यूनियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्किंग क्लास मूवमेंट का एक हिस्सा है। ट्रेड यूनियंस एक काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जहाँ पर ये जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, जिनको वेजेस मिलते हैं मंथली, तो वो जो है मूवमेंट्स चलाते हैं टू सिक्योर देयर इंटरेस्ट्स। ये सारी जो इससे रिलेटेड कंटेंट है, ये आपको इग्नू की टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा आसानी से, और आई एम श्योर इतना मुश्किल नहीं है, हम सब कर पाएंगे। थैंक यू।